हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, साइंस की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था परिसंचरण तंत्र, और परिसंचरण तंत्र का आज लास्ट पार्ट है। मतलब आज परिसंचरण तंत्र जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ रहे थे रक्त के बारे में, और रक्त के बारे में जहाँ तक मुझे याद है हम लोग ब्लड ग्रुप तक पहुँच चुके थे। कल के सेशन में हमने चर्चा की थी कि भाई जो कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो आरबीसी की सतह पे कौन सा एंटीजन पाया जाता है, उसी के आधार पे ब्लड ग्रुप का नाम डिसाइड होगा, और उस ब्लड ग्रुप के हिसाब से उसकी प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, वो सब कुछ कल अपन ने देख लिया था। ठीक है, साथ ही साथ में हमने लास्ट में ये देखा था कि शायद लिखवाया नहीं लिखवाया, मुझे अच्छे से तो थोड़ा याद नहीं है, बट कोई नहीं। हाँ, तो आज जो है आज का ओके क्या है भाई। हाँ चलिए, तो टॉपिक हमारा वही चल रहा है, कौन सा? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, अब जो ये हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है, और इसमें टॉपिक हमारा मतलब रक्त को लेके ही चल रहा था, और हम लोग लगभग रक्त समूह पे पहुंच चुके थे, ब्लड ग्रुप पे पहुंच चुके थे। ठीक है, तो रक्त समूह या ब्लड ग्रुप के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की मैं बात करूं, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की बात की जाए, तो इसमें हमने देखा कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, है ना, और उसके आरबीसी की सतह पे जो एंटीजन पाया जाता है उसके आधार पे उस ब्लड ग्रुप का नाम हो जाता है, और जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो उस ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी का पता चल जाता है ना। तो दोबारा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, चलो कोई नहीं कि भाई हमें बार बार यूज तो करना ही पड़ेगा, एक बार इधर देख ही लेते हैं कि भाई कौन सा ब्लड ग्रुप हम बात करें ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप ए। अच्छा, हम देखेंगे ब्लड ग्रुप, थोड़ा सा कल का भी रिवाइज हो जाएगा अपना, जरूरी भी है कि इस टॉपिक में पूरा लंबा वही चलने वाला है, ब्लड ग्रुप। और फिर अगर हम बात करें आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर उसका एंटीजन, आरबीसी की सतह पर एंटीजन, आरबीसी की सतह पे एंटीजन, और प्लाज्मा में, प्लाज्मा में एंटीबॉडी, प्लाज्मा में एंटीबॉडी। ठीक है, को लेके हम थोड़ा, मेरा स्पीड से लिखने की आदत है, से थोड़ा हैंड राइटिंग पे फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, या करेक्शन कर ही लेते हैं। प्लाज्मा में, प्लाज्मा में एंटी, ठीक है, ये हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। अब देखो कि जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो ब्लड ग्रुप यानी कि इसका आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा। भाई ब्लड ग्रुप 4 ही प्रकार के हैं हमारे, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के कौन कौन से? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप सी, और सॉरी सी क्या, सॉरी सॉरी, ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी, और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, चलो अब अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो आरबीसी की सतह पर इसका एंटीजन उपलब्ध होता है। आरबीसी की सतह पर इसका जो एंटीजन पाया जाता है वो ए प्रकार का एंटीजन होता है। कौन सा होता है भाई? ए एंटीजन होता है। ए एंटीजन होता है, इसीलिए इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या रख दिया गया? ब्लड ग्रुप का नाम रख दिया गया ब्लड ग्रुप ए। यानी आरबीसी की सतह पर अगर ए एंटीजन पाया जाए तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा भाई? ब्लड ग्रुप ए होगा। आरबीसी की सतह पर अगर एंटीजन बी पाया जाए, कौन सा? एंटीजन बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप होगा बी। ठीक है, आरबीसी की सतह पर अगर ए एंटीजन भी उपलब्ध है और बी एंटीजन भी उपलब्ध है, यानी दोनों एंटीजन हो, तो दोनों एंटीजन हो तो ऐसा ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? ऐसा ब्लड ग्रुप कहलाता है ए बी ब्लड ग्रुप। और आरबीसी की सतह पर अगर कोई भी एंटीजन नहीं हो, यानी हम कह सकते हैं एंटीजन एब्सेंट, एंटीजन अनुपस्थित, तो एंटीजन अगर एब्सेंट हो, एंटीजन अगर अनुपस्थित हो, तो वो ब्लड ग्रुप कहलाता है शून्य रक्त समूह, या उसको हम कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, वैसे बेसिकली शून्य रक्त समूह ही होता है उसका नाम, लेकिन बोलचाल की भाषा से हमने इसको ओ ब्लड ग्रुप कह दिया है। चलो अब बात करें कि ये तो एंटीजन हो गया, एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप का नाम देख लिया हमने। अब बात करते हैं कि इसकी प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी। तो ये आरबीसी खुद भी किस में होती है भाई? प्लाज्मा के अंदर ही तो होती है। ठीक है, अब रक्त की जो ये प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में इस ए एंटीजन वाले के लिए कौन सी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीजन वाले के लिए कौन सी एंटीबॉडी होगी, और ए बी के लिए कौन सी एंटीबॉडी। तो देखो
अगर हम बात करें तो इस ए एंटीजन के लिए इस प्लाज्मा में क्या होगी, एंटीबॉडी बी, क्या होगी भाई, एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है, तो ए रक्त समूह के लिए प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटीबॉडी बी होती है। ठीक है, बी के लिए अगर हम बात करें, बी एंटीजन के लिए, तो बी एंटीजन के लिए प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होती है। कौन सी एंटीबॉडी होती है, ए एंटीबॉडी होती है। ए बी एंटीजन वाले रक्त समूह के लिए प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होती ही नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंटीबॉडी एब्सेंट। क्या होती है भाई, एंटीबॉडी एब्सेंट। ठीक है, चलिए अगर आगे बात करें ओ ब्लड ग्रुप के लिए, तो भाई एंटीजन एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसकी प्लाज्मा में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, यानी स्मॉल ए स्मॉल बी एंटीबॉडी दोनों ही पाई जाती है। क्लियर हो गई ये बात, ये तो हमने कल तक भी चर्चा कर ही ली थी, कल की क्लास में हमारा यहाँ तक हो गया था। ठीक है, चलो अब देखो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि इस रक्त समूह की खोज किसने की, है ना। रक्त समूह की खोज को लेके भी कभी कभार क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि रक्त समूह ए बी और ओ, है ना। तो ब्लड ग्रुप, जहां जहां मैं बी जी लिखूं तो समझ जाना ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है। ठीक है, बी जी ए बी वे ओ की खोज की थी कोललैंड स्टीनर ने। किसने की थी भाई, कोललैंड स्टीनर ने। तो कोललैंड स्टीनर ने रक्त समूह ए वे बी की खोज की। ठीक है, ए बी वे ओ की खोज की है। और अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की खोज, तो ब्लड ग्रुप ए बी की खोज जो है दो वैज्ञानिक ने मिलकर की। कॉललैंड स्टीनर तो इनके साथ में थी, कॉललैंड स्टीनर के साथ में कुछ साथी और जुड़ गए, तो उनका नाम है जैसे कि डी कॉस्टेलो वे स्टर्ली। क्या है, डी कॉस्टेलो वे स्टर्ली। तो डी कॉस्टेलो वे स्टर्ली ने मिलकर ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की। ठीक है, चले आगे, चलिए तो ये खोज को लेके भी हो गया। अब बात करते हैं हम, तो बात करेंगे एक नए एंटीजन की। भाई कैसे, ये जो ब्लड ग्रुप तो देख लिया अपन ने, ब्लड ग्रुप, उनके एंटीजन एंटीबॉडी देख लिए, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैसे होते हैं, इसका निर्धारण कैसे किया जाए कि ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव का है या ब्लड ग्रुप नेगेटिव का है। पहले चीज़ तो मैं बता दे दूँ कि जब पॉजिटिव नेगेटिव की बात होती है तो ब्लड ग्रुप हो जाता है 8 प्रकार का। 8 प्रकार का कैसे, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो ऐसे अगर हम देखें तो 8 प्रकार का हमारा ब्लड ग्रुप हो जाता है, या यूँ कह दो ब्लड जो है हमारा 8 समूह में बटा है। ठीक है, चलो अब ये प्लस माइनस की कहानी क्या है, मतलब सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी क्या है, प्लस माइनस वो मैथमेटिकल से याद आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे बात तो एक ही है, चलो है ना। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी क्या है उसको समझते हैं। इस कहानी को या इस कहानी का किरदार निभाने वाला जो है वो है आर एच कारक। कौन है भाई, आर एच कारक। अब ये आर एच कारक क्या है, आर एच फैक्टर क्या है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर एच फैक्टर या इसे कहते हैं आर एच कारक, ये भी एक प्रकार का एंटीजन है। यानी कि ये एंटीजन है तो इसका मतलब ये भी जो है आरबीसी की सतह पे पाया जाएगा। ये भी क्या होगा भाई, आरबीसी की सतह पर पाया जाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से कि जैसे हमारी जो आरबीसी थी, तो आरबीसी होती कौन से कलर की है भाई, रेड कलर की होती है। पर चलो कोई नहीं, मैंने इधर उधर समझाने के लिए ब्लू से बनाई तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो आरबीसी रेड कलर की होती है। अब इस आरबीसी पे भाई वो तो ये एंटीजन हो ही सकते हैं, एंटीजन ए और बी ये तो हो ही सकते हैं। क्या इनके अलावा भी कोई एंटीजन हो सकता है, तो बिल्कुल एक और एंटीजन है आर एच एंटीजन। कौन सा एंटीजन भाई, आर एच एंटीजन। ठीक है, तो अब आरबीसी की सतह पर एक और एंटीजन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं आर एच एंटीजन। क्या कहेंगे, आर एच एंटीजन। क्या कहेंगे भाई, आर एच एंटीजन। इस आर एच एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे ही हम जो है ये सारे 8 समूह बनाते हैं। तो इस आर एच एंटीजन की उपस्थिति हो, यानी ये प्रेजेंट हो आरबीसी की सतह पे उपस्थित, या ये प्रेजेंट हो, तो वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। क्या होगा भाई, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और अगर ये अनुपस्थित हो तो वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव ब्लड ग्रुप, यानी कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप। क्या होगा भाई, ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलिए नेगेटिव वाला। समझ में आ गई कि इस आर एच एंटीजन की उपस्थिति है तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये आर एच एंटीजन नहीं पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अब क्या बात करते हैं,
कैसे समझोगे इसको? जैसे मैं चारों के लिए बता दूं आपको, ए प्लस ए मतलब ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ठीक है। तो पहले हम 4 यहाँ पर आरबीसी बना लेते हैं। 4 बन जाएगी क्या? 4 छोटी छोटी आरबीसी बड़ी नहीं है ना, हमारा स्लाइड है उसके हिसाब से ये बना दिए हम। अब ध्यान से समझना कि ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए के लिए आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होना चाहिए? आरबीसी की सतह पे एंटीजन कौन सा होगा? ए एंटीजन। आरबीसी की सतह पर अगर ए एंटीजन है तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा भाई? ब्लड ग्रुप ए होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है भाई? ए ब्लड ग्रुप। अब देखो, आरबीसी की सतह पर ये वाला एंटीजन तो होगा ही, उसके आधार पे तो अपन ने इसको नाम दे दिया ब्लड ग्रुप ए। लेकिन इस एंटीजन के अलावा अगर इस आरबीसी की सतह पर ये आरएच भी उपस्थित है तो फिर ये ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए पॉजिटिव। क्या होगा भाई? ए पॉजिटिव। क्या होगा? ए पॉजिटिव। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अब इसी का अगर एक एग्जांपल में देखूं कि भाई अब ए नेगेटिव कब होगा? ए नेगेटिव होगा तो ए नेगेटिव कैसे होगा? ए नेगेटिव की बात करें तो आरबीसी की सतह पर केवल और केवल एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। आरबीसी की सतह पर केवल और केवल एंटीजन ए पर होगा, लेकिन आरएच एंटीजन क्या होगा? एब्सेंट होगा। उस समय वो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए नेगेटिव। तो आरएच एंटीजन तो है, ए एंटीजन प्रेजेंट, लेकिन लेकिन आरएच एंटीजन एब्सेंट। आरएच एंटीजन है वो एब्सेंट। क्या होगा भाई? ए नेगेटिव। क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप। क्लियर हो गई ये बात? ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, इसी तरीके से ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, इसी तरीके से ओ पॉजिटिव और ओ बी ओ नेगेटिव। ऐसे ही होगा, है ना, कि जो एंटीजन है उस एंटीजन के साथ अगर आरएच एंटीजन भी है तो फिर वो पॉजिटिव है, और आरएच एंटीजन नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये आरएच एंटीजन भी आरबीसी की सतह पे ही पाया जाता है। अब देखते हैं कि इस आरएच एंटीजन की खोज किससे की थी, है ना। तो आरएच एंटीजन की खोज की जब बात आती है तो आरएच फैक्टर, आरएच कारक खोज, तो आरएच कारक की खोज की थी कॉल लैंड स्टीनर तो थे ही। कॉल लैंड स्टीनर के साथ में अगर हम बात करें तो कॉल लैंड स्टीनर के साथ में आपके कॉल लैंड स्टीनर और वीनर, दो इन वैज्ञानिकों ने, कॉल लैंड स्टीनर के साथ ही थे वीनर नामक वैज्ञानिक, तो वीनर और कॉल लैंड स्टीनर ने मिलकर रिसस मक्काका प्रजाति के बंदर में, मतलब रिसस मक्काका प्रजाति का जो बंदर है उसके ब्लड में इस आरएच एंटीजन की खोज की थी। खोज किस किसने की? तो कॉल लैंड स्टीनर वे इनर, कॉल एंड स्टीनर वे किरण ने आरएच एंटीजन की खोज की थी। अब किसमें की थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि दस मक्काका प्रजाति के बंदर में, दस मक्काका प्रजाति के बंदर में जो है, बंदर के रक्त में, भाई ये इस पर अगर लिखना चाहो तो पूरा लिख लेना, बंदर के रक्त में ये इस एंटीजन की खोज की गई। चले आगे, तो आरएच फैक्टर समझ में आ गया, आरएच कारक क्या है ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब बात करते हैं कि भाई इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे ही पॉजिटिव और नेगेटिव था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव था। अब इसी के आधार पे हम ये देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो अपना ब्लड किस किस दे सकता है और अपना ब्लड किस किस से ले सकता है ना, उसको हम देखते हैं। उसको देखने के आधार पे हम क्या निकाल लेंगे कि भाई सार्वत्रिक ग्राही कौन होगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा, और सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर क्या होगा। क्या चेक किया जाता है जब ब्लड ग्रुप, मतलब आप किसी को देते हो ब्लड, जब किसी का चढ़ाया जाता है तो क्या चेक किया जाता है? ध्यान से समझना कि जो ब्लड देने वाला है, यानी आपके शरीर में कहीं बाहर से ब्लड आने वाला है ना,
ऐसे समझ लेना कि बाहर से आपके शरीर में ब्लड आने वाला है, तो बाहर से एक ही चीज आती है, एंटीजन। क्या आता है भाई? एंटीजन, है ना। जैसे हमारे शरीर के अंदर जीवाणु, विषाणु, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे हमें रोग उत्पन्न होते हैं, ये जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये एंटीजन के रूप में ही है ना। जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो एंटीजन के रूप में प्रवेश करते हैं, और उसी की पहचान करके फिर वैसे ही मतलब उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में होगी और एंटीजन बाहर से आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ना। तो भाई कि रक्त चढ़ाते समय क्या ध्यान रखा जाता है? तो रक्त देने वाला है यानी जो दाता है, ठीक है, रक्त देने वाला यानी दाता, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे रक्त रक्त देने वाला यानी जो दाता होता है, डोनर होता है, दाता या जो डोनर होता है, ठीक है। उसकी रक्त में तो हमें क्या चेक करनी है? एंटीजन। उसके रक्त की क्या चेक करते हैं? एंटीजन। उसके रक्त की क्या चेक करते हैं भाई? एंटीजन, ठीक है। अभी बताऊंगी कि भाई उसके रक्त की एंटीजन क्यों चेक करनी चाहिए, है ना। और जो लेने वाला है, जो ग्राही होगा, है ना, जो एक्सेप्टर होगा, उसके रक्त की एंटीबॉडी चेक की जाती है, ठीक है। अब ध्यान से समझना इधर, है ना भाई। रक्त लेने वाला या ग्राही या एक्सेप्टर, ठीक है, जो होगा उसकी क्या चेक करेंगे? उसके रक्त में हम एंटीबॉडी चेक, ठीक है। अब ये चेक करने का मतलब क्या है कि जो देने वाला एंटीजन है, मतलब जो देने वाला है उसके रक्त की तो एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी मैच नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? मैच नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी मैच हो जाएगी तो इससे क्या होगा? रक्त के अंदर जो है ब्लड कोटिंग शुरू हो जाएगी। रक्त की जो ये मतलब जब एंटीजन एंटीबॉडी एक जैसी हो जाती है तो आरबीसी जो है गुच्छे बनाने लग जाती है ना। तो रक्त के अंदर छोटी छोटी गुच्छों के रूप में कोशिकाएं हो जाती है, जिससे ब्लड की कोटिंग शुरू हो जाती है। मतलब नसों में रक्त जो है जाता नहीं है, गांठे मतलब उसकी जो है गठाने बन जाती है, तो रक्त प्रॉपर रूप से नलिकाओं से शरीर के अंगों तक नहीं पहुंचता या हृदय तक नहीं पहुंचता। तो ऐसे हम कहेंगे नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती, तो ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है ना। तो ब्लड कोटिंग ना हो इसके लिए क्या किया जाता है? ब्लड चढ़ाते समय, रक्त देने वाले के ब्लड की एंटीजन चेक की जाती है और रक्त लेने वाले की ब्लड की एंटीबॉडी चेक की जाती है। क्या कहानी है इसकी? कहानी ये है, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, है ना। मान लो देने वाला जो है वो ए पॉजिटिव वाला है। देने वाले का ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव, ठीक है। इधर ध्यान रखना, देने वाला ये ए पॉजिटिव वाला है, ठीक है। चलो अब देखो ये जो ए पॉजिटिव वाला है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके रक्त में एंटीजन क्या है, तो आप बताएंगे कि भाई इसके रक्त में एंटीजन होता है ए। क्या होता है भाई? एंटीजन होता है ए, ठीक है। एंटीजन तो हो गया क्या? ए। चलो अब सपोज करना कि जो लेने वाला है, अब जो लेने वाला है ना, तो लेने वाला जो है, उस लेने वाले की एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए? लेने वाला, जैसे मान लो कि हम बात करें, लेने वाला बी है। लेने वाला क्या है? बी पॉजिटिव ही है। लेने वाला बी पॉजिटिव, लेने वाले का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। चलो अब ये जो बी पॉजिटिव वाला है, इसका हमें क्या चेक करना है? इसकी एंटीबॉडी, है ना भाई। देने वाले का तो एंटीजन चेक कर लो और लेने वाले की क्या चेक कर लो? एंटीबॉडी। तो हमने यहाँ पे लेने वाला कौन है? जिसका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। अब इस बी पॉजिटिव वाले की एंटीबॉडी क्या होती है? तो इस बी पॉजिटिव वाले में एंटीबॉडी होती है कौन सी भाई? एंटीबॉडी होती है स्मॉल ए। क्या होती है? स्मॉल। और मैंने कहा कि जिसको रक्त दे रहे हो या जिससे रक्त ले रहे हो, तो देने वाले की एंटीजन से लेने वाले की एंटीबॉडी मैच नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर देखो, देने वाले का एंटीजन क्या है? ए, और लेने वाले की एंटीबॉडी क्या है? ए। तो ये दोनों क्या हो गई? मैच हो गई। ये केस नहीं होना चाहिए। इस केस में रक्त की क्लॉटिंग होती है और रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जिसको आपने ब्लड चढ़ाया है उसकी मृत्यु हो सकती है। यानी ये मान्य नहीं है। एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ये जो ए प्लस वाला है ना, ए पॉजिटिव वाला है, ये बी पॉजिटिव वाले को रक्त नहीं दे सकता। ये केस नहीं हो सकता। ये क्लियर हो गई बात। और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना कि देने वाले का हमेशा एंटीजन चेक किया जाएगा और लेने वाले के ब्लड में एंटीबॉडी चेक की जाएगी। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, है ना। अगर हम बात करें तो दो रिजल्ट सामने आए। दो रिजल्ट क्या आया कि भाई
एंटीजन ए वे एंटीबॉडी ए, ये केस नहीं हो सकता, ये कभी नहीं मिलने चाहिए, है ना। बी के साथ में बी एंटीबॉडी, ये कभी नहीं मिलने चाहिए, इस तरीके से रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता, कभी नहीं मिलने चाहिए। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब देखो हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट किस पे, कि भाई जो सार्वत्रिक ग्राही है, जो सबका ले सकता है ना, और जो सार्वत्रिक दाता है जो सबको दे सकता है, तो कौन सा ले सकता है कौन सा दे सकता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। सपोज करना कि जैसे मैं एक बात करूं, एक चीज और देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे मान लो कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए वाला है ना, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव बात ही नहीं कर रहे हैं, कि जो ब्लड ग्रुप ए वाला है ये है दाता, क्या है, ये किसी को रक्त दे रहा है। अब ये मान लो ये रक्त दे रहा है किसको, ओ ब्लड ग्रुप वाले को। किसको दे रहा है भाई, ओ ब्लड ग्रुप वाले को। तो लेने वाला कौन है भाई, लेने वाला कौन है भाई, लेने वाला यहाँ पर है ओ, लेने वाला है ओ, ठीक है। अच्छा अब देखो देने वाले का हमें क्या चेक करना है, एंटीजन। तो देने वाले का एंटीजन क्या है, एंटीजन ए है, एंटीजन ए है। और लेने वाला कौन है, ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है। अब इसके पास एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। भाई एंटीजन तो नहीं होता पर एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती है। अब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि ये एंटीजन इससे क्रिया कर सकता है और ब्लड की क्लोटिंग हो सकती है। तो ए वाला कभी भी ओ को नहीं दे सकता, ए वाला कभी भी रक्त ओ को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता ना। अब इसका उल्टा कर दूं, उल्टा कैसे करें, कि जैसे मैं बात करूं अगर ओ वाला हो, देने वाला ओ ब्लड ग्रुप को हम दाता के रूप में रख लें, है ना, डोनर के रूप में रख लें, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, इसका हमें क्या चेक करना है, एंटीजन। तो इसका एंटीजन क्या होता है भाई, इसमें एंटीजन एब्सेंट होते हैं, इसमें एंटीजन एब्सेंट होते हैं। चलो भाई एंटीजन तो एब्सेंट हो गया। अब इसका रक्त क्या हम ए ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं, तो भाई बिल्कुल दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ए यहाँ पर इस समय क्या है, रिसीवर है, इस समय यहाँ पर ये क्या है, रिसीवर है, यानी ये एक्सेप्टर है, ये ब्लड ग्रहण करेगा, है ना। तो यहाँ पर ये ग्राही है। उस समय उस केस में क्या था भाई, पहले वाले केस में ए ब्लड ग्रुप डोनर था, मतलब दाता था, ठीक है। तो उसके एंटीजन जो है लेने वाले की एंटीबॉडी से मैच नहीं होनी चाहिए, लेकिन ओ के पास दोनों एंटीबॉडी होती है तो मैच हो सकती है। तो ऐसे में ये ब्लड ग्रुप ए वाला ओ को तो नहीं दे सकता। लेकिन अब अपन ने केस उल्टा कर दिया, केस उल्टा करके अपन ने क्या किया है कि ओ को तो हमने बना दिया है डोनर, ओ को तो हमने बना दिया है डोनर और ए को हमने बना दिया है एक्सेप्टर, ठीक है। चलिए अब देखो कि इसकी हम क्या चेक करेंगे, एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए कौन सी एंटीबॉडी होती है भाई, एंटीबॉडी बी होती है, ठीक है। अब देखो ओ जो दे रहा है उसके कोई एंटीजन ही नहीं है, तो यहाँ पर जब ये रक्त इस ए ब्लड ग्रुप वाले को चढ़ाया जाएगा तो उसकी एंटीबॉडी से कोई क्रिया ही नहीं होगी। भाई जब एंटीजन ही नहीं आया तो एंटीबॉडी से क्रिया क्या करेगा ही क्या। तो इस केस में रक्त चढ़ाया जा सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है ए को दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला ए को दे सकता है। तो भाई ओ ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें, ओ रक्त समूह की हम बात करें, तो ओ रक्त समूह जो है किस किस को ब्लड दे सकता है, ओ रक्त समूह की हम बात करें तो ये किस किस को ब्लड दे सकेगा, तो भाई ये तो सबको दे सकता है क्योंकि इसके पास तो एंटीजन है ही नहीं। तो किसी को भी इसका रक्त चढ़ा दिया जाए तो किसी भी एंटीबॉडी के साथ ये क्रिया करेगा ही नहीं। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी को भी दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी को भी दे सकता है और स्वयं ओ को भी दे सकता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता, यानी कि इसे कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। क्या कहा जाता है भाई, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ये तो हो गया आपके यूनिवर्सल डोनर। चलिए अब एक चीज कि इस O में से भी कौन सा रहा, कौन से वाला, तो भाई O पॉजिटिव या O नेगेटिव वाला। तो यहाँ पर O नेगेटिव वाला, O नेगेटिव जो है वही क्या होता है, सार्वत्रिक दाता होता है। O नेगेटिव सार्वत्रिक दाता है, O पॉजिटिव वाला नहीं। क्योंकि O पॉजिटिव वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि O पॉजिटिव है, इसका मतलब उसमें RH एंटीजन है और फिर वो RH एंटीजन जो है आगे जाके किसी न किसी एंटीबॉडी से क्या कर सकता है, क्रिया कर सकता है ना। तो RH पॉजिटिव एंटीजन होने के कारण O पॉजिटिव वाला तो सबको नहीं दे सकता, लेकिन O नेगेटिव का मतलब है कि इसमें एक भी प्रकार के एंटीजन नहीं है। भाई 3 प्रकार के एंटीजन ही तो पढ़े अपन ने, A, B और RH, है ना, ठीक है। जब ये तीनों होंगे तो तीनों एंटीजन जो होंगे तो वो तो हो गया पॉजिटिव और तीनों नहीं है तो फिर नेगेटिव, ठीक है। चलो तो सार्वत्रिक दाता कौन सा भाई, O नेगेटिव वाला, ठीक है। चलो O का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं AB प्लस, है ना, AB रक्त समूह। AB रक्त समूह की बात करें तो AB रक्त समूह जो है ना वो क्या होता है भाई, सार्वत्रिक ग्राही होता है। तो AB रक्त समूह, AB रक्त समूह, अब ये AB रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही क्यों कहलाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहलाएगा, भाई देखो ध्यान से, इसके पास में कोई एंटीजन ही नहीं है, है ना, इसके पास में कोई एंटीजन है ही नहीं।
सॉरी, इसके पास में कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो जब इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो फिर बाहर से कोई भी एंटीजन आ जाए, इसके रक्त में कोई क्रिया ही नहीं हो रही है भाई, एंटीजन एंटीबॉडी की कोई क्रिया ही नहीं होगी क्योंकि इसके पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं। तो इसको क्या किया जा सकता है, सबका रक्त लिया जा सकता है। तो ए बी जो है ना, ए बी क्या कर सकता है, ए बी की बात करें, ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ये ए से भी रक्त ले सकता है, ये बी से भी रक्त ले सकता है, ये ए बी वाले से भी रक्त ले सकता है, और ये ओ वाले ब्लड ग्रुप से भी रक्त ले सकता है। तो ये सबसे रक्त ले सकता है क्योंकि एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम कहेंगे सार्वत्रिक ग्राही। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक ग्राही। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, करेक्ट नहीं मतलब इसको हटा के यहाँ से वहां लिख देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर रहे कि ये ऊपर वाली लाइन के लिए लिखा गया है। चलिए, ओ में ओ नेगेटिव सार्वत्रिक दाता, कारण क्या है वो अपन जान चुके हैं। अच्छा, आ जाओ इधर, ए बी में, ए बी में ए बी प्लस वाला, ए बी प्लस वाला जो है वो सार्वत्रिक ग्राही होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि ए बी प्लस के अंदर क्या होता है, ए बी ए एंटीजन भी होता है, बी एंटीजन भी होता है ना। तो अब इसको किसका भी ब्लड चढ़ा दिया जाए, इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये सार्वत्रिक ग्राही के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये सार्वत्रिक ग्राही होता है, तो हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ए बी पॉजिटिव वाला, ए बी पॉजिटिव वाला यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा, ये सबका रक्त ले सकता है। क्लियर हो गई ये बात। अब आगे बढ़े, और आगे देखो कि ये तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर लिख दिया मैंने, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब सार्वत्रिक ग्राही होता है। चलो आगे बढ़ो, आगे अब देखो कि ये तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें आरएच कारक की, तो आरएच कारक में भी क्या होता है कि भाई आरएच एंटीजन उपस्थित है तो आरएच पॉजिटिव होगा, और केवल आरएच एंटीजन है ही नहीं तो आरएच एंटीजन अनुपस्थित होने पे उसको हम आरएच नेगेटिव कहेंगे। उसी के बेस पे हमने सारे ब्लड ग्रुप डिसाइड किए है ना, आरएच फैक्टर के आधार पे किए ना। तो एक बार इसको इसको इस तरीके से भी समझ लो है ना, कैसे कि आरएच फैक्टर, आरएच कारक उपस्थित है, आरएच कारक उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। और आरएच कारक या आरएच एंटीजन अनुपस्थित है, अनुपस्थित है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा, आपका ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है, ए पॉजिटिव, पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, इस तरीके से जो है ये ब्लड ग्रुप डिसाइड किए जाते हैं। अब चलो, अब अपन बात करते हैं कि आर एच पॉजिटिव वाले पुरुष का विवाह यदि आर एच नेगेटिव वाली महिला, या हम कहते हैं कि आर एच पॉजिटिव वाला जो है वो किस किस को ब्लड दे सकता है, मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले जो है ना वो किस किस को ब्लड दे सकते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसको चेक कैसे करेंगे, देखो सपोज करना कि एक आर एच पॉजिटिव वाला है, आर एच पॉजिटिव वाला किसी का ब्लड ग्रुप है, यानी कोई ब्लड ग्रुप वाला है। अब ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला क्या करेगा, क्या ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है क्या, देखो अगर जो आर एच पॉजिटिव है वो आर एच नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि आर एच देने वाला ये है ना, तो अब देने वाले की तो अपन ने एंटीजन चेक की, तो एंटीजन इसमें मान लो सपोजली ए प्लस की मैं बात करूं है ना, तो ये ए प्लस आर एच पॉजिटिव वाला ए प्लस वाला हो गया, ए की उदाहरण लेते हैं ना, और आर एच नेगेटिव की मैं बात करूं तो जैसे ए नेगेटिव। ठीक है, तो इस ए पॉजिटिव वाले का तो हम क्या चेक करेंगे भाई, एंटीजन चेक करेंगे ना, तो इसका एंटीजन क्या है, इसका एंटीजन है ए। ठीक है, और ये जो आर एच नेगेटिव वाला है इसमें एंटीजन तो एब्सेंट है लेकिन हम इसकी चेक क्या करेंगे, एंटीबॉडी। तो इस ए वाले के पास में एंटीबॉडी क्या होती है, ये एंटीबॉडी होती है बी, क्या होती है भाई, एंटीबॉडी होती है बी। ठीक है, एंटीबॉडी बी होती है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, क्या ये आर एच नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है क्या, तो आर एच नेगेटिव वाले मतलब आर एच पॉजिटिव वाला जो है वो एक सेकेंड है ना, चलिए आर एच पॉजिटिव वाला, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बी नेगेटिव, क्या लिखा बी नेगेटिव। अब देखो कि अपन ने एंटीजन चेक कर ली, एंटीजन है ए, और बी नेगेटिव वाले की एंटीबॉडी क्या होगी भाई, एंटीबॉडी होगी एंटीबॉडी ए, क्या होगी भाई, एंटीबॉडी ए। तो इसका रक्त को दिया जा सकता है क्या, तो इसका रक्त इसको नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना,
अगर मैं बात करूं कि अब ये आर एस पॉजिटिव वाला किसी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है क्या, तो पॉजिटिव ब्लड वाला पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। कैसे दे सकता है, समझना कि ये जो आर एस पॉजिटिव है, मान लो कि ए पॉजिटिव वाला, आगे आगे देखो, ए पॉजिटिव वाला, ए पॉजिटिव यानी ये क्या है भाई, आर एच पॉजिटिव, ये क्या है, आर एच पॉजिटिव, ठीक है। अब का ब्लड हम किसको दे रहे हैं, आर एच नेगेटिव वाले को। किसको दे रहे हैं भाई, आर एच नेगेटिव वाले को दे रहे हैं। आर एच नेगेटिव वाला जैसे हम ले लेते हैं ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप को, देने वाले की हम क्या चेक करेंगे, एंटीजन। एंटीजन कौन सा भाई, ए है। इसके अंदर एंटीबॉडी क्या है, इसके अंदर एंटीबॉडी है ए, इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडी ए है, तो एंटीबॉडी है बी। तो ये इसको क्या कर सकता है, इसको ब्लड दे सकता है, ये इसको ब्लड दे सकता है। यानी पॉजिटिव वाला जो है, सॉरी पॉजिटिव वाला, नेगेटिव का केस तो अपन ने देख लिया, पॉजिटिव का पॉजिटिव केस नहीं देखा है ना अपन ने। तो एक सेकेंड, ये वाला मैटर छोड़ो, हम पहले आर एस फिटेलिस पे भी बात करते हैं। तो फिटेलिस वाली जो प्रक्रिया उसको बात करते हैं, बाद में इस वाले केस को समझ। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा भाई, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव कैसे बनते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैसे आया और नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे आया, ये सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे चलो, आगे बात करें। नेक्स्ट आता है आपका कि एक आर एच पॉजिटिव पुरुष का विवाह जब आर एच नेगेटिव वाली महिला के साथ कर दिया जाए तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान पे इसका क्या प्रभाव होगा। इस तरीके का अगर हम बात करें, पहली चीज़ तो ये जो आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव है ना, ये हमारी वंशागति है, इनहेरिटेज मिलता है हमें ये आर एच एंटीजन, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना कि ये आर एच पॉजिटिव या हमारे अंदर आर एच नेगेटिव होगा, ये वंशागति से प्राप्त होता है, इनहेरिटेज हमें प्राप्त होता है, ठीक है। वंशागति से कैसे प्राप्त होगा, इनहेरिटेज कैसे होगा, एक चीज़ बताती, इनहेरिटेज कैसे है बताती हूँ। चलिए देखो, अगर मान लो कि माता पॉजिटिव है, माता आर एस पॉजिटिव है और पिता भी आर एस पॉजिटिव है, तो संभावना होगी, संभावना क्या होगी कि जो संतान है वो भी आर एस पॉजिटिव होगी। संतान की संभावना क्या है कि वो भी आर एस पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं कि यदि माता आर एस पॉजिटिव है लेकिन पिता मतलब आर एच नेगेटिव है, तो संतान जो है वो नेगेटिव हो सकती है, आर एच नेगेटिव हो सकती है। ऐसी बात करूं कि अगर मान लो कि जैसे कि उल्टा कर दे हम कि माता नेगेटिव है और पिता पॉजिटिव है, तो ऐसे में, एक सेकेंड, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। पॉजिटिव से अगर माता पॉजिटिव पिता पॉजिटिव तो संतान पॉजिटिव, तो उसका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो। माता नेगेटिव पिता नेगेटिव तो संतान में क्या हो सकती है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो सकता है। लेकिन माता पॉजिटिव पिता नेगेटिव, तो ऐसी स्थिति में संतान की चांसेस क्या है कि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। इस तरफ माता नेगेटिव पिता पॉजिटिव, तो संतान के ज़्यादा चांसेस क्या है कि भाई वो पॉजिटिव हुआ, मतलब अधिक संभावना है, ज़्यादा संभावना है ऐसी सिचुएशन में कि बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। क्लियर हो गई बात। चलो, अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है अक्सर वो ये है कि एक आर एस पॉजिटिव नर, एक आर एस पॉजिटिव का विवाह, आर एच पॉजिटिव पुरुष का विवाह अगर आर एच नेगेटिव महिला से, आर एच नेगेटिव महिला से कर दिया जाए, आर एच नेगेटिव वाली महिला से इसका विवाह कर दिया जाए, तो इससे संतान पे क्या प्रभाव। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होगा कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या बनेगा कि माता के गर्भ में जो बच्चा होगा ना, माता के गर्भ में पहले तो बच्चा पॉजिटिव होगा, है ना, आर एच पॉजिटिव। माता के ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान, माता के गर्भ में, माता के गर्भ, एक चीज ध्यान रखना, माता के गर्भ में यदि बच्चा, यदि बच्चा क्या है भाई, आर एस पॉजिटिव, आर एस पॉजिटिव, ठीक है, माता के गर्भ में बच्चा आर एस पॉजिटिव है, तो ऐसी सिचुएशन अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कि जैसे अगर मैं बात करूँ, ये माता है और ये माता का गर्भ है और इसके गर्भाशय में ये बच्चा है, ठीक है? इसके गर्भाशय में ये बच्चा है जो कि प्लेसेंटा द्वारा माता के इसके गर्भ से अब माता का रक्त में, माता का रक्त के तो कैसा है भाई, आर एच नेगेटिव है, आर एच नेगेटिव है। लेकिन अगर ये बच्चा जो ये जो भ्रूण है, ये भ्रूण क्या हो, अगर आर एच पॉजिटिव हो, क्या हो, आर एच पॉजिटिव, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, ऐसी स्थिति में ये होगी कि जब ये बच्चा जन्म लेगा
और इसको यहाँ से ये नाल काट दी जाएगी। जब ये नाल काट दी जाती है तो इस बच्चे का कुछ रक्त जो है ना इस महिला के शरीर के रक्त में मिल जाता है, ये ध्यान रखना है ना। अब ये बच्चा तो सामान्य होगा, पहला बार जो बच्चा होगा ना ये बच्चा तो क्या होगा भाई, सामान्य होगा, ठीक है। तो ये बच्चा तो सामान्य हो गया। अब ये बच्चा तो पहले जन्म वाला बच्चा, पहले बच्चे का जन्म तो सामान्य हो गया। जब इस तरीके का विवाह होता है जैसे जिसमें पुरुष जो है RS पॉजिटिव है और माता RS नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में गर्भ में पलने वाला पहला बच्चा RS पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। जब वो बच्चा जन्म लेकर शरीर से बाहर आ जाएगा तो इसका कुछ ब्लड उस समय जब ये प्लेसेंटा से काटी गई थी तो ब्लड जो है माता के रक्त में मिल जाता है। अब ध्यान से समझना, तो ये पहले बच्चे का जन्म तो क्या हो गया, नॉर्मल, पहला बच्चा, पहले बच्चे का जन्म सामान्य, पहले बच्चे का जन्म जो है वो होता है सामान्य, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब ये बच्चे का RS पॉजिटिव, कौन से भाई RS पॉजिटिव वाला रक्त, RS पॉजिटिव वाला रक्त जब RS नेगेटिव वाले के पास पहुंचा, इस RS नेगेटिव वाले रक्त ने क्या करा, ये जो एंटीजन आया, इस एंटीजन से लड़ने के लिए इस माता के गर्भ में क्या बन गई, एंटीबॉडीज बन गई। इस RS पॉजिटिव के विपरीत इसकी क्या बन गई है भाई, एंटीबॉडी बन गई। तो यहाँ माता के शरीर में RH एंटीबॉडी बन जाती है ना। अब देखना कि दूसरी स्थिति में क्या होगी, जब दोबारा जब दूसरे बच्चे का जन्म होने वाला होगा, दूसरे बच्चे के जन्म पे क्या असर पड़ेगा। दूसरे बच्चे के जन्म पे हम बात करें तो जब पहला बच्चा जन्मा था और उसका RS पॉजिटिव रक्त जब महिला के RH नेगेटिव रक्त में मिला था, तो महिला के शरीर में, महिला के रक्त में उस RS पॉजिटिव वाले एंटीजन के विपरीत मतलब RH एंटीबॉडी बन गई थी। तो महिला के शरीर में अभी भी एंटीबॉडीज है, महिला के शरीर में क्या है, अभी भी एंटीबॉडीज है। अब देखो दूसरे बच्चे के जन्म के समय क्या होगा कि ये जो महिला है इसके गर्भ में पल रहा है ये बच्चा, ठीक है, इसके गर्भ में पल रहा है ये बच्चा। अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस की बात करें, ये बच्चा भी मान लो कि RS पॉजिटिव हो, क्या हो, RS पॉजिटिव हो। अब देखो इस RS पॉजिटिव को नष्ट करने के लिए, है ना भाई, एंटीबॉडी हमारे शरीर में क्या करती है, बाहर से जो कोई एंटीजन आता है उसको क्या किया जाता है, नष्ट करने का काम करती है। तो महिला के शरीर में पहले बच्चे के जन्म पे RH एंटीबॉडी पहले से बनी हुई थी। अब ऐसी स्थिति में अगर दूसरा बच्चा भी RS पॉजिटिव है तो ये RS पॉजिटिव बच्चा जो है भ्रूण में ही मर जाएगा, क्योंकि उसको मारने के लिए यहाँ पर महिला के रक्त में पहले से क्या बनी हुई है भाई, RH एंटीबॉडी बनी हुई है। पहले केस में महिला के शरीर में RH एंटीबॉडी बन गई थी। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ऐसे केस में जब RS पॉजिटिव वाला कोई एंटीजन आएगा शरीर में तो उसको नष्ट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दूसरे समय पर जो बच्चे का जन्म होता है वो बच्चे जो है भ्रूण में ही जो है उनकी मौत हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है ना। इस स्थिति को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। ये स्थिति कहलाती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई। आप क्या इस सिचुएशन से बचा जा सकता है, तो बिल्कुल इस सिचुएशन से बचा जा सकता है। इसका उपचार भी है। इसका उपचार क्या है, जब इस तरीके का विवाह हो कि भाई पॉजिटिव RS पॉजिटिव पिता है और RS नेगेटिव महिला है और उनका विवाह हो गया, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान में हमें पता चल जाएगा कि पहला बच्चा ही क्या RS पॉजिटिव था, तो उस समय एक उपचार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उपचार ये है कि पहले बच्चे के मतलब दूसरे बच्चे का जन्म भी सामान्य हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है, पहले बच्चे के जन्म के पश्चात 24 या 72 घंटे के भीतर, है ना, 24 घंटे के भीतर माता को एंटी डी के इंजेक्शन या इसको कह दो एंटी RH इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। एंटी RH लगाया जाता है। जब ये एंटी RH इंजेक्शन लगाया जाता है तो इसका मतलब है कि इस इंजेक्शन के द्वारा जो है पहले से ही उस शरीर के अंदर क्या भेज दी जाती है, RS पॉजिटिव की जो है एंटीजन भेज दिया जाता है, जिससे वो एंटीबॉडीज बच्चे को भ्रूण में होने से पहले ही क्या कर देते, उस एंटीबॉडी मतलब उस एंटीजन से मतलब क्या कर देगी, वो एंटीबॉडी इसी एंटीजन को नष्ट कर देगी और खुद भी वहाँ से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके कारण दूसरे बच्चे का जो जन्म है वो भी क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पहले बच्चे के जन्म के समय में अगर मान लो ये इंजेक्शन नहीं लगाया गया है ना, वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, रोदन विधि भी बोलते हैं भाई, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रोदन विधि भी कहते हैं। अगर पहले बच्चे के समय अगर ये इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो
तो हो सकता है कि दूसरे जन्म पर या तो बच्चे अबनॉर्मल होंगे, असामान्य होंगे, या बच्चे भ्रूण में ही जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये RH फैक्टर इतना ज़्यादा भी है हमारे लिए। चले आगे, चलो अब आगे बात करते हैं। और आगे हम क्या बात करेंगे कि आगे जैसे हम लोग देखेंगे, अब ये आरबीसी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आरबीसी का रंग हमने उस समय नहीं लिखा था, तो यहाँ लिख लेना कि आरबीसी लाल रंग की होती है। आरबीसी का रंग लाल होता है। और किसके कारण होता है भाई? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। क्लियर हो गई ये बात? चलो अब पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे हम? अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो आरबीसी पूरी कंप्लीट हो गई, रक्त समूह हमने देख लिया, आरएच फैक्टर हमने देख लिया। ठीक है, कौन किसको दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता, वो सब कुछ हमने देख लिया। ठीक है, चलो अब आगे बात करें। बस एक चीज ध्यान रखना कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकते हैं, और मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले से पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से ले सकता है। लेकिन पॉजिटिव वाला जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को ही दे सकता है, नेगेटिव को नहीं दे सकता। ये स्थिति आपको याद रखनी है। एक चीज़ें मैं यहाँ लिखवा देती हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए आप यहाँ पे, है ना, कि पॉजिटिव रक्त समूह समूह वाला पॉजिटिव रक्त समूह वाला पॉजिटिव रक्त समूह वाले को रक्त दे सकता है, लेकिन नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता है, लेकिन नेगेटिव वाले रक्त समूह को नहीं। ठीक है, जैसे ए बी पॉजिटिव वाला है ना, वो ए नेगेटिव वाले को, या हम बात करें सॉरी ए पॉजिटिव वाला जो है वो ए नेगेटिव वाले को, है ना, इनको नहीं दे सकता। वो ए नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, जबकि ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ऐसे ही हम एक लाइन और लिख लेंगे कि भाई देखो, पॉजिटिव वाले के लिए क्या शर्त है? पॉजिटिव वाला अगर किसी को रक्त दे रहा है तो उसके लिए एक शर्त है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को ही रक्त दे सकता है, नेगेटिव वाले को रक्त नहीं दे सकता। कोई भी ब्लड ग्रुप हो, अगर वो नेगेटिव है तो उसको रक्त नहीं दिया जा सकता किसी पॉजिटिव रक्त समूह वाले का। ठीक है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, लेकिन नेगेटिव वाले को नहीं। जबकि नेगेटिव के लिए कोई शर्त नहीं है। नेगेटिव वाला क्या कर सकता है? अगर मैं बात करूं नेगेटिव रक्त समूह की, तो नेगेटिव रक्त समूह वाला जो है पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। ये ध्यान रखना, दोनों को रक्त दे सकता है। चलें आगे, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे डब्ल्यूबीसी। आरबीसी के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट हम रक्त कणिका पढ़ रहे हैं डब्ल्यूबीसी पढ़ के, प्लेटलेट्स पढ़ के, और उसके बाद में हम लोग हमारा ये परिसंचरण पूरा फिनिश। चलो डब्ल्यूबीसी की बात आती है तो सबसे पहले कि भाई कहाँ पाई जाती है? रक्त के ठोस भाग में पाई जाएगी, यानी ये ठोस कणिका है। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। क्या कहेंगे भाई? वाइट ब्लड कार्पल्स भी बोल सकते हो, या वाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। चलो कार्पल्स लिख, कार्पल्स या सेल्स। ठीक है, वाइट श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। चलिए अब इनको देखो, इसका जैसे आरबीसी का नाम क्या था? आरबीसी का नाम था इरिथ्रोसाइड, वैसे ही इसका नाम है ल्यूकोसाइड, क्योंकि ये रंगहीन होती है तो इसका अन्य नाम क्या हो गया भाई? ल्यूकोसाइड। रंगहीन है, साइंस के अंदर ल्यूको शब्द किसी भी चीज के रंगहीन चीजों के लिए यूज किया जाता है। ल्यूको का मतलब ही होता है रंगहीन। ठीक है, तो इनको कहते हैं ल्यूकोसाइड। क्या कहते हैं भाई? ल्यूकोसाइड कहते हैं। अब पहली चीज कि डब्ल्यूबीसी की सामान्य संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? तो डब्ल्यूबीसी की सामान्य संख्या की बात की जाए, है ना, तो मानव शरीर में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर सामान्य संख्या की हम बात करें तो 6000 से 8000, कितनी भाई? 6000 से 8000 प्रति mm³ ऑफ Hg, प्रति mm³ ऑफ Hg ये होती है रक्त में हमारे किसकी? प्रति mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, ये हमारी किसकी संख्या होती है भाई? ये हमारे डब्ल्यूबीसी होती है। अब जैसे कि आरबीसी में देखा कि आरबीसी की संख्या में जब असामान्य रूप से वृद्धि हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी की संख्या में भी वैसे ही देखेंगे। और डब्ल्यूबीसी की संख्या में यदि हम बात करें, डब्ल्यूबीसी की संख्या में असामान्य वृद्धि, डब्ल्यूबीसी की संख्या में असामान्य वृद्धि क्या कहलाती है? तो डब्ल्यूबीसी की संख्या में असामान्य वृद्धि से हम क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस।
ल्यूकोसाइटोसिस, क्या कहा जाएगा भाई, ल्यूकोसाइटोसिस, है ना, तो ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये कब सिचुएशन बनेगी जब हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, भाई जैसे ही कोई बाहरी एंटीजन हमारे शरीर में आता है तो उस समय रक्त की प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाने के लिए तैयार होती है, तो उस समय हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जैसे जीवाणु, जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाता है, जब जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है, जबकि वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उस समय डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आती है। तो भाई ये कब कब हो सकता है, अच्छा इसको, ये जो ल्यूकोसाइट्स है इसको एक और कहते हैं, इसको कहते हैं ल्यूकेमिया, इसको क्या कहेंगे, ल्यूकेमिया। तो पूछा जा सकता है कि ल्यूकेमिया क्या है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि ल्यूकेमिया कहलाती है या ल्यूकोसाइट्स कहलाती है। अब ऐसी सिचुएशन कब कब है, एक तो जीवाणु के संक्रमण, जब हमारे शरीर में जीवाणु का संक्रमण हो, जीवाणु के संक्रमण के समय हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा, एलर्जी के समय, कोई भी एलर्जी हो, उस एलर्जी के समय में भी हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। रक्त कैंसर में भी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि करने के लिए जो है डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्लियर हो गई बात। चलो अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी कब आती है और वो कमी क्या कहलाएगी, है ना। तो ध्यान से सुनना कि डब्ल्यूबीसी की संख्या संख्या में असामान्य कमी, डब्ल्यूबीसी संख्या में असामान्य कमी, इसकी बात करूं तो ये कहलाती है ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या कहलाएगी भाई, ल्यूकोसाइटोपिनिया। देखो वृद्धि तो कह रही थी, वृद्धि को तो क्या कह रहे थे, ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकेमिया। मिया यानी भाई देखो, मिया एक शब्द बड़ों के लिए यूज किया जाता है ना, तो ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी की वृद्धि, और डब्ल्यूबीसी की कमी कहलाती है ल्यूकोसाइटोपिनिया। कब कब, ऐसी कौन सी सिचुएशन है, जैसे मैंने कहा कि वायरस का संक्रमण जब हमारे शरीर में होता है ना, वायरस के संक्रमण के समय स्पेशली हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी कम होने लगती है। अच्छा एक चीज और मैं बताती हूँ, जैसे वायरस जनित रोग में मैं बात करूँ, एड्स एक वायरस जनित रोग है, यानी कि वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो उस समय एड्स के रोग में भी क्या हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो कि जो ये हमारी डब्ल्यूबीसी है ये क्या करती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मतलब नियंत्रित करती है। तो इससे जो है शरीर का क्या कहा जाता है, इससे जो है शरीर का सुरक्षा तंत्र कहा जाता है। क्या कहेंगे भाई, सुरक्षा तंत्र कहा जाएगा। चलो इसके आकार की बात करें तो आकार इसका अनिश्चित है, क्योंकि आकार बदलता रहता है, आकार इसका ये बदलती रहती है, इसलिए आकार में परिवर्तन होने के कारण इसका आकार क्या है भाई, अनिश्चित। आकार अनिश्चित, क्योंकि आकार में परिवर्तन होता रहता है, आकार में परिवर्तन होने के कारण आकार अनिश्चित होता है। फिर बात करूं तो रंगहीन होती है, इसी कारण तो इसको क्या कहते हैं भाई, ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो ये क्या है भाई, ये है रंगहीन, क्या है, रंगहीन होती है। अब आगे एक चीज पढ़ेंगे, जब हम डब्ल्यूबीसी के प्रकार पढ़ेंगे तो कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी है जिनको हम है ना अभिरंजित कर सकते हैं, जिनको रंग सकते हैं ना, तो वैसे ये बेसिकली होती क्या है, रंगहीन। चलो अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार की। डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करूं तो डब्ल्यूबीसी होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की भाई, दो प्रकार की। दो प्रकार की डब्ल्यूबीसी कौन कौन सी, एक तो होगी ए कणी के डब्ल्यूबीसी, ए कणी के डब्ल्यूबीसी है ना, जिसको ए ग्रेन्युलोसाइट कहेंगे, ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। और एक होगी कणी के डब्ल्यूबीसी जिसे कहेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो कणी के डब्ल्यूबीसी यानी कि ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। ठीक है। चलो अब ये कणिकीय और अकणिकीय का मतलब क्या है, देखो डब्ल्यूबीसी क्या है भाई, कोशिका है, कोशिका है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर, चलो मैं इधर लिख रही हूँ अकणिकीय, है ना, अकणिकीय, और इस तरफ अपन लिख लेते हैं कण। देखो कोशिका है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर केंद्रक होगा, क्या होगा भाई, केंद्रक होगा, है ना। तो जो अकणिकीय होती है वो डब्ल्यूबीसी प्रकार की होती है और इसका केंद्रक इस प्रकार का रहता है, तो पूरा विकसित केंद्रक है। तो इस केंद्रक के चारों ओर कोई भी छोटी छोटी जो है दानेदार संरचना नहीं पाई जाती है, कुछ कण नहीं पाए जाते हैं, कोई कण नहीं पाए जाते इस केंद्रक के बाहर, तो कहते हैं अकणिकीय डब्ल्यूबीसी। अब ये अकणिकीय डब्ल्यूबीसी भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है लिम्फोसाइट, और एक होती है मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। तो कणिकीय डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, यानी इनमें केंद्रक तो होगा, केंद्रक सुस्पष्ट होगा और केंद्रक के चारों ओर कोई कणिकाएं नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कणिकीय की बात करूं, अग्रेन्युलोसाइट की बात करूं, इसमें एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं, और वो जो केंद्रक होते हैं वो ऐसे मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि कुंडलित अवस्था में होते हैं, है ना। तो जैसे ऐसे है ना, ये केंद्रक, ये दो केंद्रक, ये तीन केंद्रक, ये आपस में ऐसे है ना कुंडलित अवस्था में ये केंद्रक होते हैं।
तो प्रॉपर एक स्पष्ट केंद्रक यहाँ पे है नहीं। इस केंद्रक के चारों ओर जो है छोटी छोटी कणिकाएं भी होती हैं। WBC में पूरी तरीके से ऐसी ये छोटी छोटी कणिकाएं जो है ये भी बनी रहती है। अब ये कणिकाएं होती रंगहीन है, इन पे हम जो है इस अभिरंजित कर सकते हैं ना। तो ये कणिकाएं, इस चीज को क्या कहते हैं, कणिकीय WBC है ना। अभिरंजित अभिरंजित किया जा सकता है, इन कणिकाओं को अभिरंजित किया जा सकता है। अभिरंजित या स्ट्रेन, अभिरंजन को क्या कहेंगे भाई, स्ट्रेन कहेंगे। अभिरंजन या स्ट्रेन ग्रहण करने के बाद ग्रहण करने वाली कणिकाएं पाई जाती। अभिरंजित या स्ट्रेन ग्रहण करने वाली कणिकाएं पाई जाती है। ये इसको कहते हैं कणिकीय WBC। केंद्रक तो क्या होगा भाई, कुंडलित अवस्था में होता है ना। केंद्रक 1 से 2 3 4 5 हो सकती है इनकी संख्या, और ये ऐसे हुए रहते हैं आपस में ना, प्रॉपर गोलाकार संरचना केंद्रक नहीं। अब ये जो कणिकीय है तो हम एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती है, ये होती है 3 प्रकार की भाई। ए कणिकीय कितने प्रकार की भाई, ए कणिकीय तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट 2 प्रकार की, जबकि कणिकीय जो है ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो कितने प्रकार की, ये होती है 3 प्रकार की। ये 3 प्रकार कौन कौन से, एक होती है इओसिनोफिल्स। क्या होती है भाई, इओसिनोफिल्स। ये जो इओसिनोफिल्स है, ये फिल्स शब्द आया इसीलिए है कि इनको हम अभिरंजित कर सकते हैं, इनको हम रंग सकते हैं ना। बेसोफिल क्या है भाई, बेसोफिल दूसरा इसका प्रकार है बेसोफिल। और तीसरे प्रकार की होती है न्यूट्रोफिल। क्या है भाई, न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो 3 प्रकार की हमारी कणिकीय WBC होती है, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और आगे देखते हैं कि ये जो लिम्फोसाइट्स है, ये जो मोनोसाइट्स है, इनके कार्य क्या क्या होंगे, या WBC में ये कितना % अपना मतलब हिस्सा रखती है ना, कि अगर कि भाई एक कणी के भाग है तो वो WBC का कितना है, और कणी के भाग है तो WBC का कितना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक कणी के WBC। ए कणी के WBC यानी कि ए ग्रेन्युलोसाइट है ना, ए ग्रेन्युलोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात अगर हम, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं लिम्फोसाइट्स को। किसको लेते हैं भाई, लिम्फोसाइट्स को। तो ये लिम्फोसाइट्स प्रकार की जो WBC होती है ना, ये लगभग पूरी WBC का 20 से 25% भाग बनाती है। 20 से 25% भाग में यही होती है, मतलब हम बात कर ले तो सर्वाधिक यही होती है। ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो होती है इसमें T लिम्फोसाइट और एक होती है इसमें B लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इसके 2 प्रकार कौन कौन से भाई, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब इसकी बात करें कि ये इसका आकार क्या होता है, तो बिल्कुल छोटे आकार की होती है, लेकिन केंद्रक बड़ा होता है। छोटे आकार की होती है, केंद्रक बड़ा होता है। भाई जो कणी की है तो उसमें केंद्रक बड़ा है, स्पष्ट है, तो यहाँ पे ये छोटे आकार की, केंद्रक बड़ा होगा। और अगतिशील होती है, कोई गति नहीं होती इनमें, और कैंसर सेल की वृद्धि को ये रोकने का काम करती है। ठीक है, चलो, तो भाई की आकार कैसा है इसका, छोटा आकार और अगतिशील, छोटा आकार अगतिशील, केंद्रक बड़ा, इनमें जो केंद्रक है वो बड़ा है, और कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। कैंसर सेल्स की वृद्धि को कैंसर सेल्स की वृद्धि को रोकना, ये कार्य है इसका मेन लिम्फोसाइट। आगे बात करें, नेक्स्ट आती है मोनोसाइट। दूसरा प्रकार है भाई मोनोसाइट। कौन सा, मोनोसाइट। मोनोसाइट की मैं अगर बात करूं भाई, 20 से 25% तो क्या हो गई, लिम्फोसाइट हो गई। लगभग 2 से 10%, यानी बहुत कम होती है ना, 2 से 10% होती है मोनोसाइट। ये होती क्या है भाई, बड़े आकार की होती है। बड़े आकार की होती है, गतिशील होती है ना, रक्त में ये गति कर सकती है, बड़े आकार की होती है। और बात करें इसकी केंद्रक, तो केंद्रक इसका भाई बड़े आकार की है, तो केंद्रक इसका किडनी की आकृति जितना होता है, बीन साइज होता है ना। केंद्रक किडनी आकृति का, केंद्रक किडनी की आकृति, ठीक है, इतना बड़ा केंद्रक होता है इस वाले WBC। और अगर बात करूँ तो ऐसे ये एक प्रकार से इसका मेन कार्य क्या है कि बाहर से कोई भी रोगाणु आया तो उसका भक्षण कर देती है ना। तो एक तरीके से भक्षाणु का काम करती है, यानी ये बैक्रोफेज की जैसे कार्य करती है। भक्षाणु यानी बाहर से कोई रोगाणु या कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो उसको नष्ट करने का काम किसका है, मोनोसाइट्स का है। ठीक है, मैक्रोफेज मैक्रोफेज की जैसे ये कार्य करती है, या मैक्रोफेज के रूप में कार्य करती है। क्लियर हो गई ये बात। अब आगे चले और आगे देखो, नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट की अगर बात करूँ, ये मोनोसाइट लिम्फोसाइट हो गए। अब बात करते हैं कणी के WBC, बात करते हैं भाई कणी के WBC यानी कि ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स WBC, ग्रेन्युलोसाइट्स WBC। इनकी बात करें तो 3 टाइप्स हमने इसके देखे थे। कौन कौन से भाई? इओसिनोफिल, ठीक है ना। पहली बात लेते हैं ईओ नो। अब देखो ईओ का ईओ शब्द आया ना, इसका मतलब इसको रंगा जा सकता है, इसको अभिरंजित किया जा सकता है। ऐसे हमने देखो आरबीसी के लिए एक शब्द लिया था इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है कि उसका कोई रंग है, ईओ का मतलब होता है कि कोई रंग है उसमें ना, तो उसको इरिथ्रोसाइट दे दिया भाई, लाल रंग की होती है आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण। अब यहाँ ईओसिनोफिल का मतलब क्या है कि भाई पहली चीज तो कि इसकी जो कणिकाएं होगी उनको हम अभिरंजित कर सकते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? अभिरंजित कर। पहले बात करें तो इस प्रकार की WBC में जो इसका केंद्रक होता है वो द्विपालित होता है। द्विपालित यानी केंद्रक 2 पालियों में बटा होता है, ठीक है। और इस तरीके से कुंडलित अवस्था में कि चारों ओर जो है ये कणिकाएं पाई जाती है, चारों ओर ये कणिकाएं पाई जाती है। पहली चीज तो कि द्विपालित केंद्रक किस में पाया जाएगा? ईओसिनोफिल में, है ना। तो द्विपालित लिखो, द्विपालित केंद्रक, द्विपालित केंद्रक या बाइलोबल, हम लिख सकते हैं बाइलोब ना। बाइलोब जो है न्यूक्लियस किस में पाया जाएगा? बाइलोब्ड न्यूक्लियस किस में पाया जाता है? तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है ये आपकी अच्छा, इसकी संख्या में वृद्धि कब होती है? एलर्जी के समय जो है इओसिनोफिल की संख्या में ही वृद्धि होती है। हमने कहा ना कि एलर्जी के समय WBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो एलर्जी में एलर्जी में की संख्या में एलर्जी में की संख्या में वृद्धि होती है। एलर्जी में हमें अब एक चीज और लिख लेते हैं कि भाई इसको किसके द्वारा, किस अभिरंजन के द्वारा जो है इसको अभिरंजित किया जाता है? तो इओसिन, इओसिन जो कि एक अम्लीय अभिरंजन है, इओसिन अम्लीय अभिरंजन, इओसिन से अभिरंजित होती है। इओसिन इन कणिकाओं को हम अभिरंजन के द्वारा क्या कर सकते हैं? रंग सकते हैं, अभिरंजित। क्लियर हो गया। दूसरी बात करें, दूसरी आती है यहाँ पर बेसोफिल। क्या? बेसोफिल। बेसोफिल की मैं बात करूँ, बेसोफिल क्या है भाई? बेसोफिल की अगर हम बात करें, पहले तो इसके केंद्रक की बात कर लेते हैं। इसमें एक से अधिक केंद्रक होंगे, मतलब 3 पाली में बटा हुआ केंद्रक होगा। कितनी पाली में भाई? 3 पाली में, ठीक है। 3 पाली वाला केंद्रक किस पे पाया जाएगा? बेसोफिल। की केंद्रक के चारों ओर भी क्या पाई जाएगी भाई? कणिकाएं पाई जाएगी, कण पाए जाएंगे। तो पहले तो लिखो कि 3 पाली युक्त केंद्रक बेसोफिल के अंदर होगा, ठीक है। अब इसके लिए भी कि भाई अगर कणिकाएं हैं से अभिरंजित कर सकते हैं। पहली चीज तो ये जो बेसोफिल है ये किसके लिए सहायक है? तो ये हिस्टामिन, सीरोटोनिन आदि के स्रावन में सहायक होती है ना। तो यह का मेन कार्य क्या है? यह हिस्टामिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन के स्रावन में सहायक, के स्रावन में सहायक, ठीक है। अच्छा, अब इसको किससे अभिरंजित कर सकते हैं? तो मिथाइल ब्लू है ना, मिथाइल ब्लू जो कि एक क्षारीय अभिरंजित होता है ना, मिथाइलिन ब्लू। तो यहाँ लिख लो कि मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू जो कि क्या है भाई? क्षारीय अभिरंजन। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी कणी के WBC अम्लीय अभिरंजित है? तो इओसिनोफिल अम्लीय अभिरंजित है, जबकि निम्न में से कौन सी WBC कणी के WBC जो है क्षारीय अभिरंजित है? तो बेसोफिल जो है वो क्षारीय अभिरंजित है। और इसको अपन किससे अभिरंजित कर सकते हैं? मिथाइलिन ब्लू से इसको अभिरंजित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका जो है न्यूट्रोफिल अभिरंजित। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आती है न्यूट्रोफिल। क्या आएगी भाई? न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो तीसरा बार न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल की बात करें। अब न्यूट्रोफिल के अंदर भाई केंद्रक कैसा होगा? तो इसके अंदर केंद्रक हम बात करें तो 5 या 5 से अधिक पाली वाला इसमें केंद्रक हो सकता है ना। तो इसका लिए तो आपको ये ऐसा डायग्राम बना लेना है कि 5 या 5 से अधिक केंद्रक युक्त यहाँ पे क्या हो सकता है? ये हो सकता है आपका 5 पाली युक्त केंद्रक और इसके चारों ओर ये कणिकाएं, है ना। तो पहली चीज तो ये कि 5 या 5 पाली, 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक पाली युक्त केंद्रक, पाली केंद्रक, ठीक है।
तो हम कहेंगे कि ये अम्लीय और क्षारीय दोनों से अभिरंजित होती है। अम्लीय व क्षारीय, ठीक है, यानी इसको हम अम्ल से भी अभिरंजित कर सकते हैं इसकी कणिकाओं को, और क्षार से भी इसको अभिरंजित कर सकते हैं। इसका मेन कार्य क्या है, ये भी भक्षाणु का कार्य करती है, मतलब बाहर से कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा तो नष्ट कर देगी, उसका भक्षण कर देगी, है ना। तो मैक्रोफेज की जैसे कार्य करती है, मैक्रोफेज के रूप में कार्य करती है, मैक्रोफेज के रूप में कार्य, क्या भाई, ये आपकी चले आगे। तो यहाँ पर ये WBC टाइप्स थे वो हमने सब देख लिया। अब देखते हैं कि WBC का उत्पादन कहाँ होता है। जैसे RBC का उत्पादन कहाँ हो रहा था भाई, बोन मैरो में हो रहा था, अस्थि मज्जा में हो रहा था। तो वहाँ ऐसे ही हम क्या देखेंगे अब नेक्स्ट, WBC का उत्पादन। WBC के उत्पादन की बात करूँ तो अलग अलग जगह से WBC का उत्पादन होता है। वैसे तो मेनली WBC का उत्पादन बोन मैरो से ही होता है, लेकिन जैसे हम लिम्फोसाइट को ले लें तो वो लिम्फ ग्रंथियों के द्वारा होगी, है ना। और मोनोसाइट को ले लें तो मोनोसाइट जो है वो लिम्फोसाइट लिम्फ ग्रंथियों के द्वारा उत्पादित होती है ना। और मोनोसाइट जो है वो अस्थि मज्जा से होती है। लिम्फोसाइट ये जो लिम्फ ग्रंथियों से होगी या लसिका ग्रंथियों से होगी, बाकी सारी WBC जो है वो अस्थि मज्जा से ही होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो WBC का उत्पादन है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ल्यूकोपोएसिस। क्या कहलाएगा भाई, ल्यूकोपोएसिस। पोएसिस यानी यहाँ पर शब्द जब समझो आप, पोएसिस का मतलब होता है किसी चीज का उत्पादन होना। ऐसे अगर RBC का उत्पादन पूछ ले तो इरिथ्रोपोएसिस, ऐसे अगर आपसे प्लेटलेट्स का उत्पादन पूछ ले तो प्लेटलोपोएसिस, ठीक है ना। थ्रोम्बोपोएसिस, क्योंकि प्लेटलेट्स को हम जो है बिम्बाणु भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं ना, तो थ्रोम्बोपोएसिस। तो इरिथ्रोपोएसिस RBC का उत्पादन, ल्यूकोपोएसिस WBC का उत्पादन, और इरिथ्रोपोएसिस यानी कि आपके प्लेटलेट्स का उत्पादन, ठीक है। चलिए भाई क्या कहलाता है ये पढ़ लिया हमने। अब देखो लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स की बात करें, सबसे पहले कणिका कौन सी भाई थी, लिम्फोसाइट। अगर लिम्फोसाइट्स की बात करूं का उत्पादन होता है किससे, लिम्फ ग्रंथियां, लिम्फ ग्रंथियां या लसिका ग्रंथियों, लिम्फ ग्रंथियां या लसिका ग्रंथियों, ग्रंथि या लसिका ग्रंथियों से इसका उत्पादन, ठीक है। फिर अगर बात करें कि ये जो लिम्फोसाइट्स है ना, ये थाइमस ग्रंथि के द्वारा भी उत्पादन की जा सकती है, के द्वारा थाइमस ग्रंथि के द्वारा भी इसका उत्पादन होता है। और अगर मैं बात करूं तो ये आंतों में पेयर्स पेचेस होते हैं उनके द्वारा भी होता है, आंतों में पेयर्स पेचेस के द्वारा भी इसका उत्पादन होता है, आंतों में पेयर्स पेचेस, पेयर पेजर्स के द्वारा भी इसका उत्पादन होता है। और आगे बात करें कि और किसके द्वारा इसका उत्पादन हो सकता है, तो अस्थि मज्जा तो मेन है ही है, अस्थि मज्जा से भी इसका उत्पादन होता है, बोन मेरो से भी। अब बाकी की जो भी WBC है ना, तो उन सब का उत्पादन जो है अस्थि मज्जा, यानी कि बाकी की WBC बची भाई, मोनोसाइड, मोनोसाइड, मोनोसाइड वे कणिकीय WBC, मोनोसाइड वे कणिकीय WBC का उत्पादन होता है अस्थि मज्जा, बोन मेरो का। अब लिम्फोसाइट का भी बोन मेरो से हो रहा था, लेकिन अधिकांश भाग उसका लिम्फ ग्रंथियां या लिम्फोसाइट से होता है, मतलब लिम्फ ग्रंथियां या लसिका ग्रंथियों के द्वारा होता है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब बात करते हैं जीवन काल पे, WBC के जीवन काल की हम बात करें, है ना। तो WBC का जीवन काल सामान्य क्या होता है, जैसे 7 दिन ले लो, 5 से 7 दिन ले लो, का जीवन काल हम लिखेंगे यहाँ पे 10 से 15 दिन लिख सकते हैं, अप्रोक्सी हम लिख लेते हैं 7 से 10 दिन, ठीक। तो WBC का जीवन काल 7 से 10 दिन, क्या होता है, 7 से 10 दिन। हालांकि एग्जाम में इसको अलग अलग करके पूछा जाता है, जैसे मोनोसाइट का होता है 10 से 20 घंटे, लिम्फोसाइट कुछ वर्षों तक रह सकती है, कणी के WBC 7 से 10 दिन रहती है, लेकिन मैंने इक्वली एक करके लिखा दिया 7 से 10। कार्य क्या है WBC का, रोग प्रतिरोधक क्षमता। WBC का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, इम्यूनिटी का प्रकार, ठीक है। रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। क्लियर हो गई ये बात। अब आगे बात करते हैं, ये WBC कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हमारे कौन सी कणिका थी भाई, नेक्स्ट हमारी कणिका थी थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या जिनको हम कहते हैं पट्टिकाणु, थ्रोम्बोसाइट्स या जिसे हम कहेंगे प्लेटलेट्स, क्या कहेंगे, प्लेट्स, या जिसे हम कहेंगे पट्टिकाणु, क्या कहेंगे भाई, पट्टिकाणु। इनका कार्य क्या है, मेनली अगर मैं बात करूँ तो इनका कार्य होता है ये रक्त की सत्ता, मतलब रक्त की थक्का जमाने में हमारे सहायता होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि रक्त में इनकी सामान्य संख्या होती है कितनी। तो सामान्य संख्या की बात की जाए तो रक्त के अंदर इनकी सामान्य संख्या होती है कितनी, 1.5 लाख, 1.5 लाख से, मतलब 1.5 लाख से 4 लाख, 1.5 लाख से 4 लाख MM³ ऑफ ब्लड, ठीक है, MM ऑफ।
चलिए इतनी होती है इसकी साइड पट्टिकाणु की संख्या में। अब असामान्य वृद्धि हो जाएगी तो क्या कहलाएगी भाई, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाएगी। और संख्या में असामान्य कमी हो जाएगी तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाएगी। जैसे कि वृद्धि की बात करें ना, सामान्य संख्या में वृद्धि होता है, असामान्य वृद्धि हो जाए जब असामान्य रूप से हमारी प्लेटलेट्स बढ़ जाए, कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं भाई, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइटोसिस। और असामान्य कमी, असामान्य कमी है क्या भाई, दिख तो रहा होगा ना, लिख लेते हैं। असामान्य कमी, असामान्य कमी कहलाती है थ्रोम्बोसाइटोपिन, थ्रोम्बोसाइटोपिन। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी कब आती है, जब डेंगू रोग होता है। डेंगू रोग में जो है प्लेटलेट्स की संख्या को ही चेक किया जाता है ना, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या में कमी डेंगू रोग कब होता है भाई, डेंगू में होता है। ठीक है, तो ये हमने थ्रोम्बोसाइट्स को भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब की भाई जो हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देख लिया, अब क्या बची है हमारी जो है रक्त कणिकाएं, सॉरी रक्त नलिकाएं बची है। अच्छा, उससे पहले कि ये जो प्लेटलेट्स थी इसके कार्य क्या है भाई, ये हमारे शरीर में कार्य क्या करेगी, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। सबसे पहला इसका काम क्या है कि चोटग्रस्त स्थान पर थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो प्लास्टिन का स्त्रावन करना तथा रक्त थक्के का निर्माण करना, रक्त थक्का बनाने में ये सहायक है। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनाना, रक्त का बनाने का कार्य किसका है भाई, किसका है ये कार्य है थ्रोम्बोसाइट्स का। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होती है, उसका निर्माण, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर देगी। तो क्या हो जाएगा, उस जगह पे एक जाल बन जाएगा, रक्त का जाल बन जाएगा, रक्त एक जाल बन जाएगा तो रक्त बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो ये कहते हैं रक्त का थक्का बनाना। क्लियर है। अब इसका उत्पादन क्या कहलाएगा, तो इसका उत्पादन कहलाएगा थ्रोम्बोपोएसिस। का उसका उत्पादन क्या कहलाता है भाई, थ्रोम्बो। क्लियर हो गई ये बात। चलो अब बात करते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये हमारी रक्त कणिका है। सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। और परिसंचरण तंत्र का तीसरा पॉइंट क्या था भाई, मैं तीसरे पॉइंट में क्या पढ़ना था, हमें पढ़नी थी क्या पढ़नी है भाई, रक्त नलिकाओं की मैं बात करूं तो इन रक्त नलिकाओं में सबसे पहले भाई रक्त नलिकाएं कह दूं तो हम कह सकते हैं ब्लड वेसल्स। क्या कह सकते हैं, ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी रक्त कणिकाएं होती है, जैसे धमनी हो गई, और जैसे हम बात करें शिरा हो गई, और रक्त केशिकाएं हो गई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धमनी और शिरा को लेके भाई, धमनी और शिरा को। धमनी यानी आर्टरीज, धमनी यानी आर्टरी, धमनी यानी आर्टरीज, और शिरा यानी वेन, शिरा यानी वेन। अब ये दोनों में अंतर भी कर लेंगे और जो है इसको अच्छे से पढ़ भी लेंगे। धमनी क्या है, जो सामान्यतः शुद्ध रक्त लाती है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है ना। तो सामान्य धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सामान्य शुद्ध रक्त वाली नलिका है धमनी। शुद्ध रक्त का मतलब है जनित रक्त, ऑक्सीजन रेट ब्लड जो होता है। ठीक है, जनित रक्त कह दो या ऑक्सीजन ब्लड जो है वो शुद्ध रक्त होता है। और शिराओं की बात करें, शिराओं में सामान्य अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अब अशुद्ध रक्त का मतलब है आप क्या लिख सकते हैं कि जिसमें हम कह देते हैं जिसका भी ऑक्सीजनित नहीं हुआ है, यानी वी ना, कि ऑक्सीजनित रक्त जो है वो अशुद्ध रक्त कहलाता है। चलिए धमनी की बात करें तो इसमें एक अपवाद है, वो अपवाद क्या है, प्लोमनरी आर्टरीज है ना। अपवाद, अपवाद की बात करें, प्लोमनरी, प्लोमोनरी धमनी आर्टरी यानी फुफ्फुस की धमनी, धमनी यहाँ पे अपवाद है। क्या रहता है भाई, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। और इसी के नीचे लिखिए कि अशुद्ध रक्त रहता है, ये दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेके जाते हैं। इसी के अंदर बात करें शिराओं में, शिराओं में अपवाद कौन है, शिराओं में भी अपवाद है प्लोमनरी, प्लोमोनरी, प्लोमोनरी शिरा, ये अपवाद है। ठीक है, ये अपवाद, इसमें भी तो हम क्या कहेंगे, फुफ्फुस के शिरा। क्या है भाई ये शिरा, उसी शिरा या वेन जिससे क्या होगा, ये होगा शुद्ध, ये शुद्ध रक्त को फेफड़ों से लाकर बाएं आलिंद में डालती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब शिरा और धमनी और शिरा में एक अंतर और है कि धमनी जो है उसकी दीवारें मोटी होती है, दीवारें मोटी होती है ना। तो धमनी, और इस तरफ हमने लिखा शिरा, ठीक है, दीवारें क्या होगी भाई, मोटी होगी। तो वहाँ पर जो है रक्त के द्वारा एक दाब लगाया जाता है, तो
तो हम क्या कहते हैं, रक्तदाब, है ना। तो धमनी की दीवारें क्या है भाई, मोटी दीवारें हैं, थिक वॉल्ड है। और जबकि शिरा जो है, शिरा की दीवारें क्या होती है, शिरा की दीवारें पतली है। यहाँ पर हमें कोई दाब नहीं लगाना पड़ता है रक्त के द्वारा, यहाँ पे कोई दाब नहीं, पतली। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, क्या धमनियों में कोई वॉल्व होते हैं, धमनी में कोई कपाट होते हैं? तो धमनी में कोई कपाट नहीं पाए जाते, है ना। कपाट या वॉल्व, कपाट या वॉल्व। जबकि अगर हम बात करें तो शिराओं में कपाट होते हैं। शिराओं में कपाट की बात करें तो जैसे कि अपन ने जब पढ़ा था, मैंने बताया था कि अग्र महाशिरा जिस पर हैवर्शियन कपाट पाया जाता है, पश्चिम महाशिरा जिस पे कपाट पाया जाता है, कोरोनरी शिरा जिस पे कोरोनरी कपाट पाया जाता है, और जो हमारी अपवाद स्वरूप शिरा प्लमनरी वेन्स उस पे भी अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। मतलब सभी शिराओं पे कपाट तो पाए जाते हैं, पे कपाट यानी कपाट युक्त। लेकिन हम इधर लिखेंगे कि अपवाद, अपवाद क्या है कि वैसे तो अगर हम बात करें धमनी पे कोई कपाट नहीं होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप के धमनी पर के धमनी पर अर्धचंद्राकार कपाट पाया, अर्धचंद्राकार कपाट एक इसी धमनी पे होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो धमनी व शिरा को जोड़ने वाली जो छोटी नलिकाएं होती है, पतली नलिकाएं होती है, वो कहलाती है रक्त केशिकाएं। ठीक है, तो रक्त केशिकाओं की बात करें अब अपन, रक्त केशिका, ये जो रक्त नलिकाएं होती है तीन प्रकार की होती है ना, धमनी, शिरा और रक्त केशिकाएं, कहते हैं ब्लड कैपिलरी। क्या कहेंगे भाई इनको, ब्लड कैपी, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, अब इनका कार्य क्या है, इनका मेन कार्य है कि भाई ये धमनी को आपस में को धमनी वेशिका को जोड़ने वाली, को जोड़ने वाली, जोड़ने वाली धमनी को जोड़ने वाली ये आपकी क्या कहलाती है, रक्त केशिकाएं। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब देखो कि ये जो है हृदय वाला परिसंचरण तंत्र वाला टॉपिक लगभग हो ही चुका है। अब हार्ट अटैक के बारे में जो बात चल रही थी, रक्त नलिकाओं में जब कोलेस्ट्रॉल का जमाव बढ़ने से रक्त प्रवाह रुक जाता है ना, यदि ये जमाव हृदय की रक्त नलिकाओं में हो तो इससे हृदयाघात हो सकता है ना, हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए भाई हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े कि भाई ये परिसंचरण तंत्र जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने आज हमारा एक मानव शरीर तंत्र की श्रेणी के अंदर जो हम पढ़ रहे थे, सीरीज के अंदर जो हम पढ़ रहे थे, उसमें परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेशन मिलेंगे एक नए मानव शरीर के साथ में। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।